हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव जन्म। उसमें हमने शुरू किया था प्रजनन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की कार्य के में मैंने आपको पिछली क्लास में दो चरण पढ़ाए थे, एक मैथुन क्रिया और एक अंडो उत्सर्ग। ठीक है। और आज तीसरा चरण हम पढ़ेंगे निषेचन की क्रिया, कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, वो शुरू करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजनन की कार्य की फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रजनन की कार्य की जो प्रजनन की कार्य की होती है, इसके मैंने आपको बताए थे कि इस फिजियोलॉजी को आसानी से पढ़ने के लिए आपको 7 चरण पढ़ने होंगे। ठीक है। पहला चरण था मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया। दूसरा चरण आता है अंडो उत्सर्ग, इसे इंग्लिश में ओव्यूलेशन करते हैं। तीसरा चरण आता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चौथा चरण आता है आरोपण, इम्प्लांटेशन। पांचवा चरण है गर्भावधि। छठा चरण है प्रसव और सातवां चरण होता है दुग्ध स्त्रवण। यह प्रजनन की कार्यकी के चरण है। ठीक है। इनमें से मैंने आपको पिछली क्लास में मैथुन क्रिया और अंडो उत्सर्ग के बारे में पढ़ाया था। आज हमारा टॉपिक है निषेचन के ऊपर। तो मैं एक बार पिछली क्लास एक बार रिपीट कर लूं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। तो मैथुन क्रिया में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि नर और मादा एक दूसरे के समीप आते हैं, दोनों के मध्य लैंगिक इच्छा जागृत होती है। नर के जो सीसन होता है उसके अंदर जो रक्त कोटर होते हैं, उन रक्त कोटरों के अंदर रक्त भर जाता है, जिससे सीसन सीधा और कठोर हो जाता है और उसमें उत्तेजनशीलता का गुण आ जाता है और सीसन महिलाओं की योनि में आसानी से प्रवेश कर जाता है। इसे मैथुन क्रिया कहते हैं। और इसी के अंदर मैंने आपको एक चरण पढ़ाया था वीर्य सेचन। वीर्य सेचन में मैंने बताया था कि नर के सीसन के द्वारा शुक्राणुओं को महिलाओं की योनि में छोड़ना वीर्य सेचन कहलाता है। दूसरा चरण हमने पढ़ा अंडो उत्सर्ग या ओव्यूलेशन। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन होता है अंडो उत्सर्ग। उस दौरान क्या होगा कि महिलाओं के अंदर एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलेगा, जिसके कारण ग्रेफियन पुट्टिका फट जाएगी और उसके अंदर से सेकेंडरी oocyte उदरगुहा में आ जाता है। इसी को कहते हैं अंडो उत्सर्ग। तो ये दोनों चरण मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिए थे। आज की जो क्लास है वो हमारी है निषेचन के ऊपर। ठीक है। तो आप शुरू करते हैं निषेचन वाला टॉपिक। इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। इजी है, आप ध्यान से एक एक बिंदु को सुनते जाइए, बाकी ये कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। तो देखिए तीसरा चरण हमारा है निषेचन, जिसे आप इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनिए। निषेचन मैथुन के पश्चात, देखो पहला चरण था ना मैथुन क्रिया, तो जब मैथुन हो जाएगा उसके पश्चात, मैथुन क्रिया के पश्चात, मैथुन के पश्चात क्या होगा कि नर ने अपने शुक्राणु छोड़ दिए थे महिलाओं की योनि में। ठीक है। तो अब क्या होगा, मैथुन के पश्चात गर्भाशय होता है महिलाओं के अंदर, यूट्रस। उस गर्भाशय के अंदर तरंगित गतियां होती है, तरंगें चलती है। ठीक है। तरंगित गतियां होती है, जिससे क्या होगा कि जो शुक्राणु छोड़े थे पुरुष ने महिलाओं की योनि में, वीर्य सेचन में यही तो पढ़ा था कि नर के सीसन के द्वारा शुक्राणुओं को महिलाओं की योनि में छोड़ना वीर्य सेचन कहलाता है। तो जो शुक्राणु पुरुष ने महिलाओं की योनि में छोड़े थे, वो शुक्राणु गति करेंगे पूंछ की सहायता से। पूंछ है, शुक्राणु के अंदर पूंछ है, इस पूंछ की सहायता से शुक्राणु करेंगे गति, और गति करके कहां जाएंगे, अंडवाहिनी में, ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका में आ जाएंगे। अंडवाहिनी, इसी का दूसरा नाम होता है फैलोपियन नलिका। तो पहला बिंदु आपको समझ में आया कुछ, फैलोपियन नलिका। क्योंकि मैंने आपको जब जनरल करेक्टर या नर जनन तंत्र मादा जनन तंत्र पढ़ाए थे तब बताया था कि निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में होगी। तो आपको पहला बिंदु कुछ समझ में आया क्या? क्या बताया मैंने कि निषेचन के चरण में पहला बिंदु आता है कि जब मैथुन क्रिया हो जाएगी, तो मैथुन के पश्चात क्या होगा कि पुरुष ने अपने शुक्राणु तो महिलाओं की योनि में छोड़ दिए थे। अब क्या होगा कि मैथुन के पश्चात ये गर्भाशय होता है महिलाओं के अंदर, जो यूट्रस होता है,
उस गर्भाशय के अंदर तरंगित गतियां उत्पन्न होती है, तरंगे उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये शुक्राणु गति करते हैं। और शुक्राणु गति कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि पिछली क्लास में मैंने शुक्राणु की संरचना पढ़ाई थी कि शुक्राणुओं के अंदर पूंछ पाई जाती है जो उसको गति करवाती है, और शुक्राणु का सबसे लंबा भाग ही उसका पूंछ ही है। तो इस पूंछ की सहायता से शुक्राणु गति करेंगे और कहा जाएंगे अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में। ठीक है, अब मैं इसको डायग्राम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसको थोड़ा रफ करता हूं मैं। देखो आपके सामने मैं एक फैलोपियन नलिका का एक डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, एक जोड़ी होती है महिलाओं के अंदर फैलोपियन नलिका, और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ध्यान से सुनिए आप। देखो आपको ये डायग्राम याद आ रहा होगा। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका है, ये ओवेरी थी, और इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte है। ध्यान से सुनिए, यहां पर मान लीजिए ये गर्भाशय था। ठीक है, इस गर्भाशय के अंदर तरंगे उत्पन्न हुई जिसके कारण ये शुक्राणु गति करेंगे। ठीक है, ये शुक्राणु है, और यहाँ पर अंडोत्सर्ग हुआ। अंडोत्सर्ग के दौरान क्या होगा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अंदर जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि इस साइड से ये शुक्राणु, और ये क्या है, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है, आप इसको अंडाणु कह सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी oocyte है। तो यहां से ये शुक्राणु गति करेंगे और कहा आएंगे, इस फैलोपियन नलिका में आ जाएंगे। अभी तक मैंने यही तो बताया था पिछले पॉइंट में, ये शुक्राणु है, मान लो यहां पर आ गया। ठीक है, अब शुक्राणु भी आ गया फैलोपियन नलिका में, और इधर से ये अंडाणु भी आ गया फैलोपियन नलिका में। अब क्या होगा, अब होगा कि जो ये अंडाणु है इससे एक चीज निकलती है जिसका नाम है फर्टिलाइजिन। और इस शुक्राणु से निकलता है एंटी फर्टिलाइजिन। एक एक बिंदु को ध्यान से सुनते जाइए कि अंडाणु के द्वारा निकलता है फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु के द्वारा निकलता है एंटी फर्टिलाइजिन। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं कि फैलोपियन नलिका में इधर से शुक्राणु भी आ गया और उधर से ये सेकेंडरी oocyte या अंडाणु भी आ गया। अब क्या करेगा कि जो ये सेकेंडरी oocyte है इससे निकलेगा फर्टिलाइजिन। ठीक है, और जो अंडाणु है इससे निकलेगा फर्टिलाइजिन, और जो शुक्राणु है इससे निकलेगा एंटी फर्टिलाइजिन। ये दोनों ही एंजाइम जाति विशिष्ट होते हैं, मतलब अपनी जाति को पहचान लेते हैं। तो शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन निकला, अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन निकला। ये दोनों ही जाति विशिष्ट होते हैं जिसके कारण ये दोनों ही पास में आ जाते हैं, समीप आ जाते हैं। ठीक है, जाति विशिष्ट होते हैं। तो अब मैं इसको रेड पेन से बना रहा हूं। तो मान लीजिए ये अंडाणु था, यहां पर आ गया, और ये शुक्राणु था, यहां पर आ गया। ठीक है, जाति विशिष्ट होते हैं, दोनों समीप आ गए। अब क्या होगा कि आपको पता है कि शुक्राणु के शीर्ष के ऊपर एक टोपी के समान संरचना थी जिसको आप क्या कहते थे, एक्रोसोम। उस एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है। देखो मैं यहां लिखता हूं, शुक्राणु के एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और स्पर्म लाइसिन एंजाइम में भी कौन सा होता है, हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज ये निकलेगा शुक्राणु के एक्रोसोम से, जिससे क्या होगा कि अंडाणु की संरचना में आपने देखा होगा कि अंडाणु के जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके बाहर दो झिल्लियां होती है। पहली परत कौन सी होती है आप बताएंगे, एक बार सोचिए कौन सी थी। ठीक है, कोरोना रेडिएटर थी पहली परत, कोरोना रेडिएटर। और दूसरी परत कौन सी थी, जोना पेलुसिडा। समझ रहे हो, कुछ तो बातें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहले शुक्राणु और अंडाणु पास में आ गए। शुक्राणु के एक्रोसोम से कौन सा निकला एंजाइम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये क्या करेगा, इसके अंदर कौन सा हमारे अंदर होता है, हाइलुरोनिडेज होता है। अब ये क्या करेगा, ये जो शुक्राणु का हाइलुरोनिडेज एंजाइम है ये अंडाणु की जो सबसे बाहर वाली परत है कोरोना रेडिएटा, इसको गला देगा। ठीक है, ये कोरोना रेडिएटा को गला देगा हाइलुरोनिडेज जो एक प्रकार का स्पर्म लाइसिन एंजाइम है। फिर क्या करेगा, जोना पेलुसिडा को भेद कर यानी इसको फाड़कर अंदर चला जाएगा। ठीक है, अंदर चला जाएगा।
अंदर चला गया शुक्राणु। अब याद रहे, आप देख रहे हो कि पूंछ है शुक्राणु के अंदर, पूंछ का कार्य क्या था, गति करवाना। तो पूंछ इस शुक्राणु को योनि से फैलोपियन नलिका में लेकर आ गई, इसके बाद में पूंछ खत्म हो जाएगी। अब शुक्राणु का क्या बचा, एक तो मध्य भाग बचा और एक इसका केंद्रक बचा, ठीक है। एक्रोसोम का काम भी पूरा हो गया क्योंकि इससे स्पर्म लाइसिन एंजाइम निकल गया और जो कोरोना रेडिएटा को गला दिया इसने। तो अब शुक्राणु का कौन कौन सा भाग बचा है, एक तो बचा है केंद्रक न्यूक्लियस और एक बचा इसका मध्य भाग मिडल पीस, ठीक है। ये दोनों ही इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि शुक्राणु का जो केंद्रक है और अंडाणु का जो केंद्रक है, इन दोनों का आपस में होगा संलयन, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होते ही ये बन जाएगा जाइगोट, युग्मनज। ये क्या बन गया, युग्मनज। इसी को कहते हैं निषेचन, जाइगोट। और आपको पता है जाइगोट द्विगुणित होता है, 2n। समझ में आया आपको कुछ, जबकि युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो आपको कुछ बातें समझ में आई क्या? अभी पूरा नहीं हुआ, अभी 2-3 बातें और हैं। आप पहले यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। देखो मैं वापस बता देता हूं कि हमारा टॉपिक चल रहा है निषेचन। निषेचन में हमने कहा कि मैथुन के पश्चात पुरुष ने या नर ने शुक्राणु महिलाओं की योनि में छोड़ दिए, फिर शुक्राणु के अंदर पूंछ होती है और उस समय गर्भाशय के अंदर तरंगित गति उत्पन्न होती है, तरंगे चलती है, जिससे शुक्राणु गति करते हुए कहाँ आ गए, फैलोपियन नलिका में आ गए। ये शुक्राणु यहाँ से गति करता हुआ कहाँ आएगा, फैलोपियन नलिका में। और इस दौरान महिलाओं के ओवरी से 14वें दिन क्या होगा, अंडो उत्सर्ग होगा। ये अंडाणु भी कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा, फैलोपियन नलिका में, ठीक है। तो यहाँ से शुक्राणु आ रहा है, यहाँ से अंडाणु अंदर है। अब क्या होगा कि शुक्राणु के अंदर एक चीज निकलती है जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन, और अंडाणु के अंदर से निकलती है फर्टिलाइजिन। ये दोनों ही चीजें जाति विशिष्ट होती है, अपनी जाति को पहचान लेती है, जिसके कारण शुक्राणु के पास उसी जाति का अंडाणु आएगा। तो मान लो ये शुक्राणु इस अंडाणु के पास गया, ठीक है, मिल गए। अब क्या होगा, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु के पास में आएगा तो शुक्राणु के ऊपर एक टोपी के आकार की संरचना होती है जिसको आप एक्रोसोम कहते हो। उस एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। और स्पर्म लाइसिन एंजाइम में भी हमारे अंदर कौन सा होता है, हाई ल्यूरोनिडेज होता है, जिसके कारण क्या होगा कि अंडाणु के बाहर वाली जो झिल्ली होती है कोरोना रेडिएटा, इसको ये गला देगा और जोना पेलुसिडा को भेद कर अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा कि शुक्राणु के अंदर पूंछ का काम पूरा हो गया, एक्रोसोम का काम पूरा हो गया, तो बचा क्या, एक तो उसका केंद्रक बचा और एक उसका मिडल पीस यानी मध्य भाग बचा। ये दोनों ही इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। अब क्या होगा कि शुक्राणु का केंद्रक यानी स्पर्म का न्यूक्लियस और अंडाणु का केंद्रक यानी ओवम का न्यूक्लियस दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे और इसी को कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, द्विगुणित जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका के अंदर होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी के अंदर होती है। और आपको ये एग्जाम में पूछ ले कि फैलोपियन नलिका में भी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है जहां पर निषेचन होता है, तो आपका उत्तर होगा फैलोपियन नलिका में एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थल पर। एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थल पर, संधि स्थल पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अब 2 शब्द आते हैं आपके सामने, पहले यहाँ तक आप एक बार रफ डायग्राम बना लो, फिर इसको रफ करते हैं, फिर आगे मैं 1-2 बातें आपको और बताता हूँ। हमेशा याद रखना कि अंडाणु के अंदर शुक्राणु का सिर्फ केंद्रक और उसका मध्य भाग यानी मिडल पीस ही प्रवेश करता है, ठीक है। हो गया यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर आपके सामने 2 शब्द लिखता हूं, एक शब्द है मोनोस्पर्मी और एक शब्द है पॉलीस्पर्मी। क्या होते हैं देखो ध्यान से, एक शब्द है मोनोस्पर्मी और एक शब्द है पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है कि सामान्यतः एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, तो इस कंडीशन को कहते हैं मोनोस्पर्मी। परिभाषा आप लिख सकते हो, सामान्यतः एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है, इसको तो कहते हैं मोनोस्पर्मी, ठीक है। और एक से अधिक शुक्राणु अगर अंडाणु में प्रवेश कर जाए तो इसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी, ठीक है। आपके दिमाग के अंदर एक प्रश्न आया होगा कि मनुष्य तो लाखों की संख्या में शुक्राणु छोड़ रहा है, तो एक ही शुक्राणु अंडाणु को निषेचित कर रहा है, तो बाकी वाले शुक्राणु का क्या होगा। तो बाकी जब एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है ना, तो अंडाणु की जो झिल्लियां होती है
वो क्या करेगी, विध्रुवित हो जाएगी, ताकि बाहर से कोई दूसरा शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर जाए। ये बात भी याद रखना थोड़ा, ठीक है। तो एक शब्द है मोनोस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है कि एक ही शुक्राणु अगर अंडाणु में प्रवेश करे, जैसे हमारे अंदर एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर रहा था, इस अवस्था को कहते हैं मोनोस्पर्मी। और अगर एक से अधिक शुक्राणु अंडाणु में चले जाए तो इस अवस्था को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। और मनुष्य में सामान्य तो कौन सी अवस्था पाई जाती है, मोनोस्पर्मी, ये याद रखना। तो आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं आपके सामने, आप लिख सकते हो, लिखो। मैथुन के पश्चात गर्भाशय के अंदर तरंगित गतियां उत्पन्न होती है, जिसके कारण शुक्राणु गति करते हुए फैलोपियन नलिका में पहुंच जाते हैं। इसी फैलोपियन नलिका में अंडाणु या सेकेंडरी ओसाइड होता है। अंडाणु से फर्टिलाइजिन व शुक्राणु से एंटी फर्टिलाइजिन स्त्रावित होता है। ये दोनों ही एंजाइम जाति विशिष्ट होते हैं। दोनों ही जाति विशिष्ट होने के पश्चात क्या होगा कि एक दूसरे के समीप आएंगे और शुक्राणु के एक्रोसोम के द्वारा स्पर्म लाइसिन एंजाइम या हाइल्यूरोनिडेज निकलता है, जो अंडाणु की झिल्ली, कौन सी झिल्ली, कोरोना रेडिएटा को गलाता है और जोना पेलुसिडा को भेदकर अंदर चला जाएगा। ठीक है। अगर एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर प्रवेश कर गया तो उसके बाद अंडाणु की जो ये मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये विध्रुवित हो जाएगी, जिसके कारण और शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि ये शुक्राणु के अंदर केंद्रक और मध्य भाग होता है जो अंडाणु के अंदर प्रवेश करेगा। वो क्या करेगा, अब जो केंद्रक शुक्राणु का है और अंडाणु का जो केंद्रक है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, संलयन हो जाएंगे इनका, और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का निर्माण होता है। इसे निषेचन की क्रिया कहते हैं। निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में भी एग्जैक्ट पोजीशन पूछे तो आप लिखोगे एम्पुला और इस्थमस के संधि स्थल पर। दो शब्द, एक मोनोस्पर्मी, एक है पॉलीस्पर्मी। मोनोस्पर्मी का मतलब होता है कि अगर एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करे तो इस कंडीशन को मोनोस्पर्मी कहते हैं, जो कि मोस्टली हमारे अंदर पाई जाती है। पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है एक से अधिक शुक्राणु अगर अंडाणु में प्रवेश कर जाए तो इस अवस्था को कहते हैं पॉलीस्पर्मी। ठीक है। तो आज की क्लास निषेचन के ऊपर थी। अगली क्लास में हम मिलेंगे गर्भावधि के साथ। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।